सभी का एक बार फिर से हमारी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। अपन बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अपन ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जो है वो चर्चा की थी कि इनऑर्गेनिक के फर्स्ट यूनिट के बारे में मैं बताया था कि यूनिट 1 जो है वो आपके दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो जो है वो हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ एसिड और बेजेस की बात थी कि हार्ड एसिड क्या कहलाते हैं और सॉफ्ट एसिड क्या कहलाते हैं। तो एक तो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस की बात कर रहे हैं। एंड इसके बारे में मैंने बता दिया था कि इसमें अपन जो है वो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि एसिड और बेस क्या है, हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड क्या है। उसके बाद इसमें पियर्सन थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद इसके थ्योरेटिकल बेसिस के बेस पे हार्डनेस और सॉफ्टनेस की चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो है अपन इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हार्डनेस सॉफ्टनेस और जो है उसकी एप्लीकेशन जो है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में जो है वो इस यूनिट में अपन जो है वो पढ़ेंगे। ये आपका जो है वो पार्ट 1 है आपके यूनिट 1 का। अपने केमिस्ट्री में मैक्सिमम जो है वो यूनिट सभी जो है दो दो पार्ट में जो है वो डिवाइडेड है। इसके बाद अपन बात करते हैं पार्ट बी इसी यूनिट की। तो इसका जो पार्ट बी है आपके सिलेबस का है वो है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। एक तरह से अपन जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में जो है वो इस यूनिट में जो है वो पढ़ते हैं। ये यूनिट आपके सेकेंड ईयर में जो आपने पढ़ा है उसका आगे का पार्ट है जो है वो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है। आपने सेकेंड ईयर में जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी जो है वो एक तरह से पढ़ ली है, ठीक है। वीबीटी भी पढ़ ली है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आगे अपन जो है वीबीटी के यहाँ पे आपने एक तरह से जो है वो एप्लीकेशन पढ़ी है कि क्या कहलाता है। इस आगे जो है अपन इस थर्ड ईयर में इसकी लिमिटेशन जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला जो इसका टॉपिक है वो है लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी, ठीक है। तो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को अपन सेकेंड ईयर के ही चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में और लिमिटेशन पढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। उसके बाद इस यूनिट में अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे CFT क्रिस्टल फिल थ्योरी, ठीक है। इस यूनिट में अपन क्रिस्टल फिल थ्योरी पढ़ते हैं, जिसमें अपन जो है वैलेंस बॉन्ड के बाद जो है वो क्रिस्टल फिल थ्योरी पढ़ेंगे, उसके आइडियाज के बारे में पढ़ेंगे और फिर अपन स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इस यूनिट में जो है वो अब CFT के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने के बाद जो है वो अपन इसके स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें CFT के अकॉर्डिंग किस तरह की स्प्लिटिंग होती है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसमें CFT के अकॉर्डिंग जो है वो किस तरह की आपके स्प्लिटिंग होती है। उसके बाद अपन उसमें फैक्टर अफेक्टिंग करेंगे कि CFSE, इसको कहते हैं क्रिस्टल फिल स्टेबिलाईजेशन एनर्जी या कह सकते हैं क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी। तो उसके बारे में जो है वो अपन पढ़ेंगे कि वो किस तरह से उसकी यूटिलिटी है। उसके बाद अपन फैक्टर अफेक्टिंग जो है ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उसमें कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग करेंगे, उन फैक्टर्स के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे कि ये जो स्टेबिलाईजेशन एनर्जी है उसको कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। जैसे कि मेटल का चार्ज है, लिगेंड का चार्ज है, लिगेंड की साइज है, मेटल की साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो वो सभी फैक्टर जो हैं कौन कौन से इसको जो है वो अफेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे इस यूनिट में जॉन टेलर इफेक्ट। इसमें इस यूनिट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है जॉन टेलर इफेक्ट है, जिसके बारे में अपन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अपन कॉम्प्लेक्स इन और आउट जो हैं उसके बारे में जो है वो पढ़ते हैं। जैसे ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है,
तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये लिगेंड है, तो ये जो Z है, Z एक्सिस के जो लिगेंड है उसकी डायरेक्शन जो है या तो इंक्रीज होती है या फिर ये जो है वो क्या हो जाते हैं, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। तो वो जॉन टेलर इफेक्ट के बेस पे अपन जो है वो कॉम्प्लेक्स किस तरह का है, तो उसमें Z इन और Z आउट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये पूरा यूनिट जो है वो मिला के आपका यूनिट 1 होता है, जिसमें अपन पूरे यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। दोनों मिला के पहले यूनिट में हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बारे में चर्चा करेंगे और दूसरे यूनिट में अपन वीबीटी की लिमिटेशन से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और उसकी एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका ये चर्चा करने के बाद यूनिट 2 आता है और यूनिट 2 में जो अपन बात करें तो यूनिट 2 जो है वो आपका इसी को आगे बढ़ाएंगे। अपन ने कॉम्प्लेक्स के बारे में चर्चा कर ली, तो यूनिट 2 में जो है वो भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है और कुल मिला के अपन इसमें इनऑर्गेनिक में मेटल कॉम्प्लेक्स जो है ट्रांजिशन, उनके बारे में ही जो है वो चर्चा करते हैं। तो अपन यूनिट 2 में जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। ट्रांजिशन मेटल, एक पार्ट आपका जो है वो यूनिट 2 का ये हो गया, जिसमें अपन पहला पार्ट जो है वो क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। मेटल कॉम्प्लेक्स जो हैं अपन कह रहे हैं कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किस तरह की होती है, उसमें अपन टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करेंगे, किस तरह से मैग्नेटिक बिहेवियर देखने को मिलता है। उसके बाद अपन मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या कहीं मैग्नेटिक मोमेंट किस तरह से निकालते हैं, उसकी अलग अलग जो मेथड्स हैं, चाहे वो गोए मेथड है या आपकी जो है वो दूसरी फेराडे मेथड है, तो उस मेथड्स के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की, जैसे पैरामैग्नेटिक है, डाई मैग्नेटिक है, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे कि वो किस तरह के। उसके बाद ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या गए मैग्नेटिक मोमेंट जो है इसको फाइंड आउट करने की जो मेथड्स हैं उसके बारे में जो है वो अपन करेंगे। उसके बाद अपन एलएस कपलिंग के बारे में बात करेंगे कि एक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसमें देखने को मिलती है जिसे अपन एलएस कपलिंग या रसेल सैंडर्स युग्मन कहते हैं हिंदी में, तो उसके बारे में जो है वो अपन चर्चा करेंगे कि यूनिट में ये क्या कहलाता है। उसके बाद अपन जो है इस यूनिट में कोरिलेशन ऑफ एमएस और एम इफेक्ट, ठीक है, इन जो स्पिन है और इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसके बारे में जो है वो बात करते हैं। उसी तरह से फिर इसमें ससेप्टिबिलिटी की बात करेंगे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या कहलाती है, ठीक है, और उसको फाइंड आउट अपन ससेप्टिबिलिटी को किस तरह से करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो उससे अपन जो है वो स्पिन पता करते हैं और स्पिन पता चलती है तो अपन को अनपेड इलेक्ट्रॉन पता चलते हैं और जैसे ही अनपेड इलेक्ट्रॉन पता चलते हैं तो अपन जो है उस कॉम्प्लेक्स के बारे में जो है वो उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अपन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसी तरह से जो है एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेंगे और जो है फॉर 3D मेटल कॉम्प्लेक्स, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसमें आपके जो मेटल है फर्स्ट ट्रांजिशन है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में या उसके मैग्नेटिक मोमेंट्स के बारे में जो इस यूनिट में अपन चर्चा करेंगे। तो ये आपका जो है वो पार्ट 1 हो गया, जिसमें अपन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में जो है वो चर्चा करते हैं या कह सकते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में जो है वो चर्चा करते हैं। उसमें किस तरह के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, और फिर उसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या कहलाती है, उसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। एलएस कपलिंग क्या कहलाती है, उसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। उन सब के बारे में जो है वो इस यूनिट में चर्चा करते हैं। तो ये यूनिट 2 का पार्ट 1 हो गया। उसके बाद अपन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो है ये अपन ने पहले तो इसमें इस यूनिट में यूनिट 2 में अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, फिर अपन इस कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए जो है या कंपोजिशन को डिटरमाइन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यूनिट 2 का पार्ट जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ
ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, तो इस यूनिट में अपन सबसे पहले तो जो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स जो है ट्रांजिशन, उसके बारे में करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर किस तरह के होते हैं। जैसे मेटल लिगेंड है, लिगेंड मेटल है, ठीक है, तो ये चार ट्रांसफर है। उसी तरह से आपके स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो है बिहेवियर, उसके बारे में भी जो है तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है, पाई टू पाई ट्रांजिशन जिस तरह से होता है, यहाँ अपन जिसको डी ट्रांजिशन कहते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन है तो उसके बारे में ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो कंपाउंड कलर देखने को मिलते हैं। तो इन जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हैं वो कौन कौन से, उनके टाइप्स के बारे में पता करेंगे। फिर सिलेक्शन रूल फॉर डी ट्रांजिशन, कि ये जो डी ट्रांजिशन होता है कि डी ऑर्बिटल, जैसे अपन CFT में पढ़ेंगे कि ये जो डी के 5 ऑर्बिटल हैं वो 2 भागों में स्प्लिट होते हैं। तो ये जो 2 भागों में स्प्लिट हो रहे हैं, वो 2 भागों की स्प्लिटिंग जो एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉनिक, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है, तो ये डी ट्रांजिशन है, कि डी का इलेक्ट्रॉन ही डी में जा रहा है, तो वो ट्रांजिशन है। तो उसके लिए सिलेक्शन रूल की ये कब अलाउ है और कब फॉरबिडन है। तो उसके लिए अपन जो है, एक तो अपन पढ़ते हैं चक्रण, क्वांटम संख्या वाला युग्मन, और दूसरा जो है उसको अपन जो है स्पिन सिलेक्शन रूल कहते हैं। स्पिन सिलेक्शन रूल जो है वो, इसके बारे में एक तो सिलेक्शन रूल में अपन स्पिन सिलेक्शन रूल जो है उसके बारे में बात करेंगे, और दूसरा जो सिलेक्शन रूल है वो है लापार्ड सिलेक्शन रूल। ये 2 रूल जो हैं जिससे अपन इस डी ट्रांजिशन का अलाउ और फॉरबिडन जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एक तो स्पिन सिलेक्शन रूल है, मतलब MS किस तरह का है, और दूसरा जो है वो आपकी L वैल्यू से रिलेटेड है, कि उसकी वैल्यू क्या हो, कि जो ट्रांजिशन हो रहा है D से D का इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो अलाउ है या फॉरबिडन है। तो वो अपन इस सिलेक्शन रूल के बेस पे जो है वो बताते हैं। उसके बाद अपन जो है वो ऑरेगल डायग्राम और एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है इनकी, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इनकी क्या है, और ऑरेगल डायग्राम जो है, ऑरेगल डायग्राम जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे D1 और D9 की। इनकी जो है वो अपन ऑरेगल डायग्राम बनाएंगे। वो किस तरह से डायग्राम बनता है, ये एक साइंटिस्ट था उसके द्वारा दिया गया था। तो ऑरेगल डायग्राम जो है उसके बारे में जो है वो अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद अपन मेटल कॉम्प्लेक्स ले लेंगे, जैसे TiH2O6, और इस तरह का जो है इसमें D1 कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसके बेस पे अपन इस कॉम्प्लेक्स का ट्रांजिशन जो है उसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे कि इसके स्पेक्ट्रा किस तरह के हो सकते हैं। तो ये सभी जो हैं वो इसके एक तरह से अपन जो है वो मेथड्स है जिसके बेस पे जो है वो अपन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की चर्चा करते हैं। तो ये पूरा यूनिट मिला के जो है वो आपका यूनिट 2 है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, और दूसरा जो है वो आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। तो दोनों के बेस पे जो है वो अपन पूरा का पूरा उस ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो है दोनों के बारे में जो है वो चर्चा करते हैं। तो ये आपका जो है वो यूनिट 3 होता है। उसके बाद यूनिट 2 है। उसके बाद यूनिट 3 में जाते हैं। तो यूनिट 3 जो है वो आपका होता है, उसमें भी फर्दर 2 पार्ट हैं, और उसमें आप जो है वो पढ़ते हो बायो इनऑर्गेनिक। एक तो आपकी होगी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आप जो हैं वो एसेंशियल एलिमेंट्स जैसे कि ट्रेस एलिमेंट्स इन बायोलॉजिकल प्रोसेस, उनके बारे में बात करेंगे कि हमारे लिए सूक्ष्म तत्व जो हैं कौन कौन से होते हैं हमारे लिए ज़रूरी जो है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कंपलसरी है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। तो वो एलिमेंट कौन कौन से हैं, माइक्रो एलिमेंट क्या कहलाते हैं, जो मैक्रो एलिमेंट किस तरह के कहलाते हैं, ट्रेस एलिमेंट किस तरह के, तो उनके बारे में जो है पर अपन बायो इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसमें बायोलॉजिकल पार्ट में कौन से इनऑर्गेनिक एलिमेंट जो है वो यूज़ होते हैं, उनका क्या यूटिलिटी है, उसके बारे में जो है वो इस यूनिट में चर्चा करेंगे। उसी तरह से फिर अपनी जैसे रेस्पिरेशन है, यहाँ अपन जो
मायोफॉर्बिन है या हीमोग्लोबिन है, तो उनके बारे में जो है, मेटलोपोरफायरिन है, तो उन सब के बारे में जो है वो पढ़ेंगे कि हीमोग्लोबिन में किस तरह से Fe है, ठीक है, साइटोक्रोम C है, तो उनके स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज और उनके भी जो यूज़ हैं, वो क्या वर्किंग है, उसके बारे में जो है वो अपन इस यूनिट में पढ़ते हैं। तो ये आपका जो है, उसी तरह से फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम जो हैं उनके अपने डेली लाइफ में किस तरह के यूजेस हैं, उसके बारे में भी जो है वो इस यूनिट में अपन पढ़ते हैं। तो ये आपका यूनिट 2 का पार्ट 1 है, जो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसके बाद जो है उसके साथ में ही है आपके इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जो है इसका क्या है, पार्ट बी है। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स में अपन जो है वो अपन ईएमएफ किस तरह से मेजर करते हैं, ईएमएफ की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है अपन पीएच डिटर्मिनेशन किस तरह से करते हैं वो करेंगे। हाइड्रोजन ग्लास, क्वीन हाइड्रोजन ग्लास, तो ये जो फिजिकल का पार्ट है एक तरह से, उसमें अपन जो कॉम्प्लेक्स हैं टाइट्रेशन करते हैं, तो उसके अलग अलग जो पार्ट हैं, पीएच, ईएमएफ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो अपन एक टाइट्रेशन जो पार्ट है उसके जो मेथड्स है वो इसके बारे में जो है इस यूनिट में अपन इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स करेंगे। जैसे ग्लास का है, इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट है उनका यूज़ करके जो है वो अपन किस तरह से टाइट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स जो है उसके बारे में पता करते हैं। उसकी चाहे ईएमएफ है, चाहे उसकी पीएच है, तो कौन से ग्लास रॉड का यूज़ करके जो है वो यूज़ करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं। उसके बाद इसी में पार्ट 3 है, और वो पार्ट 3 आपका वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशंस जो है आपने सेकेंड ईयर बीएससी में ऑलरेडी पढ़े, प्रैक्टिकल में किए हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन में आपका टाइट्रेशन करना है वॉल्यूमेट्रिकली। यहाँ पे कोई डिवाइस यूज होगी, इसलिए इसको इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स कहते हैं। और यहाँ पे जो है आप सिंपल टाइट्रेशन करते हैं, चाहे वो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है या कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन है, तो उनके बारे में जो है वो किस तरह से वर्क करते हैं, उनका क्या थ्योरेटिकल बेसिस है, वो अपन वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशंस जो हैं उनके बारे में जो है वो पढ़ते हैं। चाहे वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, उसी को अपन एसिड बेस कहेंगे, या कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन जो है उसके बारे में अपन जो है वो पढ़ते हैं। तो यूनिट 3 जो है वो आपके इन 3 पार्ट में जो है वो डिवाइडेड है। एक तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स, और तीसरा जो है वो वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन। तो ये 3 पार्ट में जो है वो आपका यूनिट 3 जो है वो पार्ट डिवाइड किया हुआ है। अब उसके बाद अपन यूनिट 4 की बात करें, तो यूनिट 4 को भी जो है वो फर्दर 2 पार्ट में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। और वो 2 पार्ट जो है यूनिट 4 के, वो अगर अपन बात करें तो वो जो है, एक तो आपका ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स है, जिसमें अपन ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स के बारे में जो पढ़ेंगे, उसके मेथड ऑफ फॉर्मेशन है, अलग अलग जो इनऑर्गेनिक मेटल्स हैं उसके साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह से मिक्स होता है और आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, उसके बारे में जो है वो चर्चा करते हैं। और एक है थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। तो अपन यूनिट 4 जो है उसके पार्ट 1 में जो है वो है ऑर्गेनो मेटालिक कॉम्प्लेक्स। अपन इस यूनिट में एक तो पार्ट ए में पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स। तो पहले तो ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद अपन जो है इनके नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे कि ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स को नोमेनक्लेचर किस तरह से, नामकरण किस तरह से किया जाता है। उसके बाद जो है अपन उसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स को किस तरह से क्लासीफाई किया हुआ है उस ऑन द बेस ऑफ बॉन्डिंग। फिर अपन प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, बॉन्डिंग, कॉम्प्लेक्स, रिएक्शंस, एप्लीकेशंस ऑफ एल्काइल और एराइल जो कॉम्प्लेक्स हैं, चाहे वो लिथियम है, एल्यूमिनियम है, कोई भी कॉम्प्लेक्स है, लिथियम, एल्यूमिनियम है, आपके HgA, है, तो इनके जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स, तो उनकी प्रिपरेशन, उनकी बॉन्डिंग, इनकी प्रॉपर्टीज और इनकी यूटिलिटीज जो हैं उनके बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो अपन डिटेल से उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद जो है इस यूनिट में अपन इथिलीन कॉम्प्लेक्स जो है उसके बारे में बात करेंगे। उसी तरह से इसमें जो है वो अपन इस यूनिट में जो है वो नेचर ऑफ मेटल कार्बोनिल्स बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे कि जो मेटल कार्बोनिल्स हैं
उनका नेचर किस तरह का है, उनका स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन किस तरह की है, वो इस यूनिट में जो है वो अपन पढ़ते हैं। उसी तरह से इस यूनिट में अपन हाइड्रोजिनेशंस जो है उसके बारे में भी जो है वो इस ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें जो पार्ट बी है वो है आपके काइनेटिक और जो है वो थर्मोडाइनेमिक एस्पेक्ट्स है। उसमें अपन जो है जिस तरह से अपन प्रैक्टिकल में जो फिजिकल की प्रॉपर्टीज निकालेंगे, फिजिकल प्रैक्टिकल करेंगे, वो उसी तरह से इसमें काइनेटिक और थर्मोडाइनिक एस्पेक्ट्स में अपन जो है पहले तो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कि आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ तो वो स्टेबल किस तरह का, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ तो आपका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ उसकी कौन कौन सी मेथड्स हैं जिससे अपन इस स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स या उसके कंपोजिशंस के बारे में जो है वो पता कर सकते हैं। तो वो इसके यूनिट में अपन जो है यूनिट 4 में जो है वो पढ़ेंगे। उसी में जो है एक तरह से थर्मोडाइनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी कहलाती क्या है कॉम्प्लेक्स की, उसी तरह से जो है वो अपन फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ स्टेबिलिटी, और इसके बारे में जो है जैसे अपन इस स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में मेथड जो है जैसे कि अपन कॉलोरोमीटर मेथड है, ठीक है, तो उसके बेस पे अपन कॉम्प्लेक्स का कंपोजिशन फाइंड आउट करते हैं। तो इन स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो है उसमें एक तरह से उसका रेशियो जो है वो किस तरह का इस यूनिट में जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपका जो है वो यूनिट 4 है जिसको अपन दो पार्ट में जो है वो पढ़ते हैं, एक तो थर्मोडाइनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, और दूसरा जो है वो ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स है। अब उसी तरह से यूनिट 5 है। यूनिट 5 में भी दो पार्ट हैं, एक तो आपके मॉलिक्यूलर सिमेट्री और ग्रुप थ्योरी, मॉलिक्यूलर सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी। इसमें अपन जो है कॉम्प्लेक्स जो हुआ तो सिमेट्री क्या कहलाती है, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा है सिमेट्री और सिमेट्री एलिमेंट्स, तो थर्ड ईयर में अपन मॉलिक्यूलर सिमेट्री और उस ग्रुप थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे कि एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, उसमें सिमेट्री किस तरह की होती है, और जो कंपाउंड स्ट्रक्चर हुआ तो उसमें ग्रुप थ्योरी के बेस पे उसके जो एस्पेक्ट है ग्रुप थ्योरी के, पॉइंट ग्रुप किस तरह के बनते हैं, जैसे वाटर है NH3 है, तो उनके पॉइंट ग्रुप के बारे में जो है वो इस यूनिट में जो है वो अपन पढ़ेंगे। उसी तरह से जो है ग्रुप थ्योरी और बेसिक प्रॉपर्टीज जो हैं उसके बारे में भी इस यूनिट में जो है वो अपन पढ़ेंगे। तो ये आपके मॉलिक्यूलर सिमेट्री और ग्रुप थ्योरी है जिसमें अपन वाटर NH3 उनके बारे में जो है वो प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं। उसी तरह से मल्टीप्लीकेशन टेबल और करेक्टर टेबल जो है वो उसके बारे में पढ़ते हैं जो C2V और C3V है। तो इनकी करेक्टर टेबल जो है वो एक वाटर और NH3 की है, उसके बारे में जो है वो अपन इस यूनिट में पढ़ेंगे। उसी तरह से लास्ट मेथड जो है वो मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं जो अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं। तो मैथमेटिकल टेक्निक्स के बारे में जो है वो यूनिट जो है टेक्निक जो है एक लास्ट पार्ट जो है यूनिट 5 का क्या है मैथमेटिकल टेक्निक्स है। तो इसमें अपन जो है वो मैथमेटिकल टेक्निक्स जो यूज होती हैं उनके बारे में जो है वो चर्चा करेंगे, जैसे लीस्ट स्क्वायर मेथड है, ठीक है। उसी तरह से अपन एप्लीकेशन इन लीनियर इक्वेशन जो है उसके बारे में y = mx + c जो है उसके जो एप्लीकेशन है लीस्ट स्क्वायर मेथड, तो उसके बारे में जो है उस यूनिट में पढ़ेंगे। उसी तरह से एक यूनिट में कोरिलेशन जो है डायग्राम में कहें कि एफिशिएंसी, उसके बारे में जो है वो सिग्मा m और सिग्मा c इनके बीच में जो कोरिलेशन है कोएफिशिएंट है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट सिग्मा m और सिग्मा c में किस तरह का रिलेशन है उसके बारे में जो है वो यूनिट में चर्चा करेंगे। तो ये आपकी मैथमेटिकल टेक्निक्स है जिसमें लीनियर इक्वेशन, लीस्ट स्क्वायर मेथड और अपन जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट सिग्मा और सिग्मा c के बारे में जो है वो चर्चा करते हैं,
ठीक है। तो ये पूरा मिला के आपका इनऑर्गेनिक के जो है वो 5 यूनिट है, जिसको अपन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ने। अपने हर एक केमिस्ट्री में कोई भी यूनिट है तो उसमें 2 या 3 पार्ट होते हैं, तो अपन उसके अकॉर्डिंग जो है वो पढ़ेंगे। तो ये आपका पार्ट ए हुआ, पेपर 1 हुआ केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अपन कल जो है वो पार्ट 2 या कहेगी पेपर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिलेबस की चर्चा करेंगे।